नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार पारसनाथ राय जी। पारस जी, आपको जब टिकट मिला, हम मुरादाबाद में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो हम लोग सब लोग खोजने लगे कि पारसनाथ राय जी हैं कौन, क्योंकि एक दिल्ली के पत्रकारों के लिए और कम से कम लखनऊ के पत्रकारों के लिए आप अनजाना चेहरा था। क्या कहानी है आपको टिकट मिलने की? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है, जहाँ परिवारवाद नहीं है, जहाँ ना प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। एक विशाल संगठन है जो अपने हर कार्यकर्ता का ठीक से विवेचना करती है, कब किसको कौन सा काम देना, कब किसको कौन सा काम देना। अकेली पार्टी हो जो विचार करती है, यही और क्या है। आपने टिकट के लिए जैसे लोग अपना नाम भेजते हैं, तो क्या लोकसभा क्षेत्र से या राज्य से आपका नाम केंद्रीय समिति के पास गया था? कुछ कोई जानकारी थी आपको? मैंने इसके लिए ना कोई प्रयत्न किया था, ना मेरा नाम गया था। अब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, लोग बता रहे हैं कि जब आपके नाम की घोषणा हुई तो आपने शायद कहीं कहा है, यहाँ मुझे स्थानीय पत्रकारों ने बताया, तो आपने कहा है कि मैं तो क्लास ले रहा था। क्लास ले रहा था। हाँ। तो हमको एक सज्जन ने कहा कि आपका फ़ोन आया है। तो हमने कहा थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब मत करो, क्लास पढ़ा लेते हैं तो बात करते हैं। तो फिर कहा उन्होंने, तो हमने कहा आते हैं। क्लास ख़त्म हुआ तो मैं गया, तो फिर उन्होंने बात कही। हमने कहा ठीक, अध्यक्ष जी से बात करता हूँ। तो अध्यक्ष जी कौन? जिला अध्यक्ष जी या? जिला अध्यक्ष जी सुनील सिंह जी। अच्छा। पहले तो प्रथम दृष्टया वही है ना। तब तक उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको मैं फ़ोन करने वाला था, आप गाजीपुर आ जाइए। ठीक है। उन दिनों हमारी बैठक भी थी, समन्वय बैठक। मैं संघ का पदाधिकारी भी उस तिथि को भी था। आपके पास दायित्व क्या है संघ से? मैं विभाग संपर्क प्रमुख था। संपर्क प्रमुख, ठीक जी। अब दायित्व मुक्त हो गए भाजपा में? उसी दिन जी। हाँ, वो तो खैर परंपरा है, जब भाजपा में आएंगे तो दायित्व मुक्त होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अभी मैं आपको सुन रहा था जब आपकी सभा चल रही थी, तो उसी समय में आया। आप कह रहे हैं कि पाँच चरणों में हमें 300 सीटें मिल गई हैं जी, और अगले 2 चरणों में हम 400 पार कर जाएंगे। अगले 2 चरणों में 115 सीटों का चुनाव होना है जी। मतलब ये कौन सा स्ट्राइक रेट होगा कि 115 में आप 100? मेरा कहने का था, हम 300 से पार जा रहे हैं जी। अब 300 से पार आ 400 के बीच में मैंने संख्या तो कोई बोली नहीं जी। कि बोली नहीं, कोई संख्या नहीं बोली आपने। तब ये उसी में सब इंक्लूड है, उस जोड़ घटा ले कोई अपने मन से उसको। ठीक है कि 400 के पास जाना है, जितनी सीटें बची हैं जितने पा चुके हैं, इसके बाद 400 के पार हो जाएंगे। आप नेता नए हैं, पर आपने मतलब आप सीख गए, बहुत जल्दी सीख गए। नेता हम अध्यापक हैं, हम शिक्षक हैं। अच्छा, एक चीज़ है, विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था जी। आप लोग 7 सीट हारे थे जी। एक मुश्किल सीट है। अफजाल अंसारी का, जो अंसारी परिवार है, उसका एक इस क्षेत्र में दबदबा है, राजनीतिक रसूख है जी। वैसी स्थिति में आप कहाँ पाते हैं खुद को, मतलब अपने मुकाबले में खुद को? 19 में मनोज सिन्हा चुनाव हारे जी। 19 में सपा बसपा का गठबंधन और अफजाल अंसारी की जाति का वोट स्पष्ट, ये तीनों मिला करके 50% से ऊपर या इसके आसपास हो जाता है, जिसको क्रॉस करना किसी के लिए मुश्किल है। आज वो सब अलग अलग है। सपालक चुनाव लड़ रही है, बसपालक चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है, जो उन दिनों नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, और जो जातीय जकड़न है, जो मुख्य बात बता रहा हूँ आपको, जातीय जकड़न अब ढीली हुई है। मनोज 5 साल में जाति जकड़न इतनी ढीली हो गई? ढीली हो गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि अब लोग यही कर रहे हैं कि वो गलती अब नहीं करेंगे हम। ठीक है। मैंने जाति जो गणित पूछी आपने, आपको बता दिया मैंने। क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले अनेक शिक्षक और प्रधानाचार्य ये कहते हैं कि भैया वो गलती नहीं होगी। क्योंकि अभी मैंने पूछा, अगर सुने होंगे, पूछा हमने कि कभी अफजाल अंसारी जी यहाँ आए क्या 5 साल में? कोई भी सभा में सब लोग कहते हैं नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। यहाँ आए नहीं, पार्लियामेंट में थे नहीं, तो कहाँ थे? वो तो आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने उनको फंसा के रखा, मुकदमों में, जेल में बंद करके रखा। हम क्यों फंसाएंगे? आपकी सरकार नहीं फंसा के रखा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? हत्याएं उन्होंने करवाई, सारा काम उन्होंने किया, तो फंसाएंगे हम? हमको क्यों नहीं कोई फंसा रहा है? इनको क्यों नहीं कोई फंसा रहा है? इनको क्यों नहीं फंसा रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए, ये भगवा गमछा उतार के पीला गमछा डाले हुए हैं, राजभर जी का कोई
वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ काम ना बने तो पीला गमछा डालिए, मतलब आपको भी काम बनाने के लिए पीला यही गमछा ना डालना पड़ रहा है। गठबंधन, इसी का नाम गठबंधन है। हाँ, पर वो कहते हैं कि जहाँ जिसका काम ना बने पीला गमछा डाल के जाओ। अगर वो कहते हैं तो सही बात है। हाँ, मतलब आपको जरूरत पड़ रही है पीले अरे गमछे क्यों की। नहीं, जरूरत नहीं थी तो आपसे कहते कैसे कि ओम प्रकाश राजभर का सहयोग है। अच्छा ये तो पहले बोल दिया आपके कहने से पहले। अच्छा जी अच्छा, आप लगातार कहते हैं कि जाति समीकरण ढीली हुई है और ये हुई। मनोज सिन्हा जी की छवि आप लोग विकास पुरुष की बताते हैं और आप भी लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं, मैं अभी YouTube पे भी देख रहा था, अभी भी आप सुना कि जहाँ से वो काम छोड़े थे वहीं से हम काम शुरू करेंगे और दोगुनी गति से करेंगे। इतना आप लोगों के शब्दों में अगर इतना विकास किया तो फिर कहाँ कमी रह जाती है और विकास क्यों मुद्दा नहीं बना पाते हैं आप लोग? कमी मतलब क्या? जैसे मतलब हार गए तो हार का कारण बता दिया नहीं, जाति समीकरण आपने बताया, मैं 2004 में भी हारे थे, तब तो 2004 की बात अगर करेंगे तो शायद 2004 में यहाँ कोई रहा हो। 2004 में बूथ खुलते ही मुख्तार अंसारी ने 2 लोगों को गोली मारी थी, अच्छा सीधे गोली मारी थी, डायरेक्ट सीधा। और दिन भर हत्याएं और आतंक चलता रहा और सारे बूथ लूट लिए गए। सपा की गवर्नमेंट थी, खुली छूट थी, गोली मारो बूथ लूटो। मतलब आप कह रहे चुनाव रिगिंग की वजह से जीत गए। और क्या समझ रहे हैं आप उसको? मुख्तार अंसारी इस जिले में आतंक के प्रतीक थे। इस जिले में क्यों? वो तो अंतर्राष्ट्रीय माफिया थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे वो। अच्छा, हम अभी सुबह अफजाल अंसारी के घर भी गए थे तो उन्होंने कहा कि मतलब योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा एक बगल में धर्मावतार हैं और बनारस का जिक्र, मतलब नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ईश्वर अवतार हैं, 25 को आ रहे हैं, अगर उसके बाद भी वो सीट निकाल दें तो आप मुझे बताइएगा। अब तो समय बताएगा ना, ये तो 4 को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी तब। अल्लाह का ऐलान होगा। ये तो कैसे होगा? अच्छा, उनके एक मुकदमे की सुनवाई होनी है, 27 को सुनवाई है, बताया जा रहा है कि 27-28 जीरा हो। हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। 27-28 सुनवाई होगी, कहा जा रहा है कि 29 को फैसला आ जाएगा। चर्चा है कि उन्होंने एक बैकअप प्लान तैयार करके रखा है अपनी बिटिया नुसरत का। उनके सिंबल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही कि उन्होंने सिंबल उसको भी छड़ी दिलवाया हुआ है और आपके जो सहयोगी हैं राजभर जी, उनका भी सिंबल छड़ी है, तो इससे कुछ लग रहा है कि कुछ नुकसान हो सकता है। आपने ठीक पूछा, इसमें कई प्रश्न हैं, कई उत्तर उसके हैं। हाँ, तो एक तो छड़ी चुनाव चिन्ह ले लिया। हाँ, इसके बारे में एक ही बात कहूँगा। दूसरा कि 35 वर्ष के राजनीतिक काल में उनके 35 वर्ष, 5 बार विधायक और 2 बार सांसद, 5-25 और 10, 35 वर्ष हो गया ना। 35 वर्ष के उनके राजनीतिक जीवन में एक भी व्यक्ति सहयोगी उनको नहीं खड़ा किया उन्होंने कि ऐन मौके पर जब उनकी मेंबरशिप खतरे में है तो काम आए। काम कौन आई? अपनी बेटी। परिवारवाद का यह निकृष्टतम नमूना, इससे घटिया नमूना कुछ हो ही नहीं सकता। अरे उनका दोष भी नहीं है, जहाँ से उनकी धाग, जैसे गंगा से गंगोत्री चलती है, जहाँ से इस समय जुटे हैं वो, वहाँ भी वही होता है। अच्छा, परिवारवाद का आरोप आप लोग लगातार लगाते हैं। कैसरगंज से आपके एक सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, हाँ, उनके बड़े बेटे विधायक हैं, हाँ, भाजपा से ही विधायक हैं, और जब उनकी सीट फंसी, वो कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, हाँ, कि पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी, वो अड़े हुए थे, फिर जब माने तो अपने बेटे पे माने। ये परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये क्यों परिवारवाद नहीं है? एक ही आदमी का एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद ही लड़ रहा है, दूसरों का परिवारवाद है, अपना परिवारवाद आपका बता दें। जैसे मैं राजनीति में काम करता हूँ, मैं अभी जैसे हम चुनाव लड़ गए, अब सारे मेरे घर को मना हो गया है कि आप राजनीति मत करो। अगर कोई लड़का करना चाहता है तो उसको आप रोकेंगे? तो फिर तो ये अफजाल अंसारी के लिए भी ठीक है ना कि वो अगर वो कानूनी बाध्यता की वजह से उनका नामांकन खारिज होता है, मान लीजिए अयोग्य साबित हो जाते हैं, अगर सजा 4 साल बरकरार रहती है, तो वो वही कह रहे हैं कि वो भी अयोग्य ठहरा दिए गए, तो उनके परिवार पर भी रोक नहीं होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ उनके इतने लंबे राजनीतिक काल में 35 वर्षों में एक व्यक्ति उनको नहीं मिला। सर, लेकिन यही सवाल तो मेरा ब्रजभूषण के लिए, 6 बार वो सांसद रहे जी, 1 बार पत्नी सांसद रही, एग्जैक्टली 35 साल उनके भी परिवार का संसदीय जीवन है, उनको भी आपको भी कोई दूसरा नहीं मिला उस क्षेत्र में? हो सकता है उनका लड़का राजनीति में पहले से काम करता रहा हो। नहीं, करण तो सर हमारी जानकारी में पहली बार राजनीति में आया है। अब मैं इस बारे में नहीं कुछ बता सकता, लेकिन राजनीति में जरूर काम करता होगा। एक राजनीतिक परिवार है तो काम करता रहा होगा वो राजनीति के क्षेत्र में। तो चलिए ठीक है, इसमें भी बात को छोड़ते हैं। एक मुद्दा यहाँ पे मैं लगातार सुन रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी यहाँ का, हाँ समअप कर ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ एक बड़ी मांग है और स्टेडियम की एक बड़ी मांग है।
मनोज सिन्हा जी के टाइम से चल रहा है, वो भी नहीं करा पाए। कुछ आपके पास कार्य योजना होगी क्या जीते तो? अब जीतेंगे तो विश्वविद्यालय की मांग की जाएगी। विश्वविद्यालय की मांग जनता, जैसे मनोज सिन्हा जी थे, यहाँ एक बड़ा काम हुआ मेडिकल कॉलेज का। लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेके एक आरोप लगता रहा, हम जिलों भर में घूमे, लोगों का कहना है कि जो जिला चिकित्सालय था उसी को अपग्रेड कर दिया गया है। उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं कॉलेज के स्तर की, केवल ये टेक्निकल तौर पे उसको अपग्रेड किया गया है। ये भी एक जनता की शिकायत है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज अलग से मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल अलग से हॉस्पिटल, जिला अस्पताल बड़ा उसका वो कैंपस है, मेडिकल कॉलेज का अलग बड़ा कैंपस है, मेडिकल कॉलेज का अलग प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल कॉलेज अलग उसका है, और उसके मेडिकल अस्पताल के जो सीएमओ अलग से वो है। दोनों को एक में कैसे मिला देंगे आप? अच्छा, आप लोग, आपको भी जल्दी है, थोड़ा आप जाना चाह रहे हैं। 400 आप लोग बहुत नारे दे रहे हैं, उसको लेकर नीचे बहुत बड़े तबके में ये है कि ये 400 लाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? ये नीचे मैसेज है काफी हद तक। कहाँ नीचे, किस नीचे माने क्या? मतलब अब जिस भी कारण से है, बहुत सारे लोगों में है, ये ग्राउंड पे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे वीडियो उसको लेकर फैले हुए हैं कि 400 लाएंगे तो संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। जब हम पूर्ण बहुमत में आए, अच्छी संख्या पार्लियामेंट में आई, तो हमने धारा 370 हटाई, अनुच्छेद 370। तो ये संविधान बदलना हुआ। इसलिए अगर ताकतवर सरकार रहेगी तो सारे संसार में भारत की इज्जत बढ़ेगी, पूरे संसार में देश का मान बढ़ेगा, और एक ताकतवर सरकार होना आवश्यक है देश में। इतने सारे लोग हैं, कौन कहेगा संविधान बदल रहे हैं? ताकतवर सरकार आएगी तो इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। चलिए ठीक है। तो ये पारसनाथ राय जी थे, सभी मुद्दों पर इन्होंने खुलकर हमसे बात की, बताया इनकी कार्य योजना की क्या होगी, कैसे ये, लेकिन इनकी जो बातें हैं, इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो अपील है, वो कितना रंग दिखाता है वो 1 जून को जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो सबके सामने होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह देखते रहिए। हम प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे, जनता की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।